जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं यशपाल मेहरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ एज पार्ट 2 की। मैंने कहा था आपसे कि एलिजाबेथ एज को 2 पार्ट में लाऊंगा, तो पहला पार्ट में ऑलरेडी आपको बना चुका हूं। आज दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हूं और आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, क्योंकि एलिजाबेथ पीरियड की बात करें तो यहां से लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, चाहे सेट हो चाहे नेट एग्जाम हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट इरा है, बहुत इंपॉर्टेंट एज है। तो क्योंकि एक वीडियो में नहीं कवर हो रहा था, इसलिए दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। स्वागत है आज के वीडियो में। देखिए, यदि मैं बात करूं आगे बढ़ने से पहले, तो एक टारगेट बैच हम लोगों ने शुरू किया है अभी, क्योंकि दिसंबर में सेट का एग्जाम आने वाला है, एमपी सेट का। तो उसके लिए आप लोगों के सामने ये नंबर दिया है, देख रहे होंगे 920092। देखिए 9292 2 बार है और उसके बाद 5830 इस पे कॉल करें, मैसेज करें, पूछें सर कोर्स वो ज्वाइन करना है, हमें आपका टारगेट पे ज्वाइन करना है और हमें एमपी सेट निकालना है। इस बार 2024 का एमपी सेट निकालना है, क्योंकि फिर पता नहीं है 26 या 27 में आए, पता नहीं है। इस बार मौका बहुत अच्छा है, चूकना नहीं है। 1000 रुपए की बात है ना, हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेना है। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और बाकी भाई साहब 5000 एमसीक्यूज मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करें, बार बार लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, उनको डिस्कस करें, बार बार लगाएं। कोई डाउट होता है हम लोगों से डिस्कस करें, हमारी टीम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी। तो ये तो बातें अपने ऐड की आप लोग देख लेना। इंग्लिश लिटरेचर भाई हमारे साथ है राघवेंद्र सर, काफी अच्छी पर्सनालिटी है और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आएंगे। साथ में मेहरा सर होंगे, जो कि आप लोगों के लिए बैकेट में काम कर रहे हैं, बहुत सारा आपके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं, आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं। वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है मात्र 1000 रुपए में। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है वो है एज ऑफ रिवाइवल। देखिए भैया, हमने रिवाइवल ऑफ लर्निंग में बात की थी थॉमस मोर की, विलियम टिंडले की और यहां से थॉमस वॉट की, ये देखो हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे की यहां बात की थी हमने, जिन्होंने सोनेट्स दिया था और ब्लैंक वर्स दिया था। ये हम बात कर ही चुके हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ये ट्यूडर डायनेस्टी है, जिसमें हमने बात की थी हेनरी 7th की, हेनरी 8th की और एडवर्ड 6 की और मैरी 1st की, मैरी ब्लडी मैरी आपने सुना है, पहले मैंने बताया था। देखो ब्लडी मैरी लिखा है और एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ का टाइम पीरियड यहां स्टार्ट होता है 1558 से 1603 तक। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे और ये लास्ट ट्यूडर मोनार्क है, कौन? एलिजाबेथ। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एलिजाबेथ से बाद आते हैं हमारे भाई साहब, कौन आते हैं? राजा जी आते हैं, जेम्स 6, जो कि पकड़ के ला जाते स्कॉटलैंड से। चलो भैया, क्योंकि वहां इंग्लैंड में कोई नहीं है राज्य देखने वाला, तो इनको नाम दे दिया जेम्स फर्स्ट। नाराज हो गए भैया, हम 6 है, कौन? यहां जेम्स 6 है, तो बोले नहीं हमें तो नया नाम चाहिए, तो नया लो भैया, जेम्स फर्स्ट कर दिया, इसलिए जैकोबियन पीरियड पड़ गया। ध्यान देंगे, जैकोबियन पीरियड इन्हीं के नाम पे आगे पड़ा। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ एज की, तो यहां एडमंड स्पेंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है फेरी क्वीन, जो कि आपको याद रखना है। 52 में इनका जन्म हुआ। इनका सिडनी इनके छोटे भाई साहब है, इनका 54 में जन्म हुआ, 2 साल छोटे हैं, याद रखेंगे। इनका क्रोनोलॉजी आ जाती है। क्रिस्टोफर मार्लोव, यहां इनका 64 में जन्म हुआ और इनके साथ ही 64 में जन्म हुआ विलियम शेक्सपियर का। ये बहुत ही बड़े धुरंधर है दोनों ही। इनके मतलब ये एलिजाबेथ एज के और एलिजाबेथ एज के क्यों, मैं तो ये बोलूंगा कि ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़ी धरोहर है। शेक्सपियर तो मतलब बाप है बाप एक तरह से, और क्रिस्टोफर मार्लो चाचा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत बड़ी हैसियत है इनकी, बहुत बड़ा रोल है इनका। तो इनका डॉक्टर फॉस्टस, ये ट्रेजेडी के फादर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये इनको ड्रामा के फादर कहा जाता है, दोनों ही पिता है। वैसे चाचा मैंने बताया ना, आप समझ सकते हो। प्ले बहुत सारे लिखे जाते हैं ड्रामा आजकल, तो इनके फादर शेक्सपियर है, शेक्सपियर। और यदि मार्लोव की बात करें तो ये ट्रेजेडी के फादर है। तो अपने आप में दोनों ही भाई भाई है। 64 में जन्म हुआ है, जुड़वा है, ये ध्यान रखना। जुड़वा मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है हेमलेट। हेमलेट एक ट्रेजेडी है। और उसके बाद रोमियो एंड जूलियट, ये भैया आप समझ ही रहे होंगे। द मिडसमर नाइट ड्रीम और मैकबेथ और किंग लियर और बहुत सारे इनके वर्क है। मैं 37 लगभग वर्क है जो कि पब्लिश हुए थे। ये याद रखना, डेट मैं बता रहा हूं जो है, लिख लेना कॉपी पे। 1623 में 1623 में इनके वर्क जितने भी थे
वो पहले पब्लिश नहीं था कोई भी वर्क, पब्लिश किए एक साथ 36 वर्क, 37 इनके टोटल थे, जिनमें से एक वर्क हटा दिया गया था। इनको नाम दिया गया फर्स्ट फोलियो। ध्यान देंगे, फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ, तो 1623 में हुआ, याद रखेंगे। अब आते हैं हमारे जॉन लिली साहब, ये यूनिवर्सिटी बिट्स हुए, ग्रीन भी यूनिवर्सिटी बिट थे, इन्होंने ही शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो बोला था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने यूफिज्म दिया था लिली ने, ये बहुत बड़े राइटर हुए और सबसे पहले फेमस हुए, ये सबसे पहले फेमस हुए। यूनिवर्सिटी बिट्स भी थे, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, तो आप समझ सकते हो। चैपमैन, इन्होंने होमर, इलियड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट किया था। उसके बाद और भी इनके बहुत सारे वर्क है। जॉन डन, ये मेटाफिजिकल पोइट है और उनके पापा एक तरह से सभी लोगों के, जैसे हर्बल है और क्रेसा है, बहुत सारे जॉन डन इनके वो मतलब सबके टॉप है, इनके फादर कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट के। यहाँ यदि बात करें इनका जन्म की, तो इनका जन्म इनका जन्म हुआ बेन जॉनसन के साथ। ये जुड़वा एक तरह से 1572 में है, और 1572 में देखो बेन जॉनसन साहब का जन्म हुआ है। शेक्सपियर के बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे, साथ में दारू पी रहे थे, तो इससे शेक्सपियर ने ज्यादा पी ली और चले गए, ऐसा माना जाता है। इसका पक्की जानकारी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। थॉमस नेस की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ट्रेबल लेके उनके एल्केमिस्ट इनका था, बेन जॉनसन का, आप लोग ध्यान रखेंगे। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये भी इनका था। काफी बड़े राइटर हुए बेन जॉनसन, जिन्होंने आगे तक लिखते गए। उसके बाद शेक्सपियर के जाने के बाद काफी सदमा लगा, उसके बाद उन्होंने जो लिखने की शैली थी उनकी, वो थोड़ा सा बदल दी थी। थॉमस किड की बात करें, थॉमस किड ये पता नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है, जिनको रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से आगे चल के जाना गया। ये कई सालों में इनको लिखा गया, आप देख लेंगे। इनको इस वर्क को आप पढ़ ही लेना, इस वर्क को मैं रिकमेंड करूंगा, स्पेनिश ट्रेजेडी को आप डिटेल में पढ़ लेना। और जॉर्ज पीले की बात करें तो इनका भैया द ओल्ड, ध्यान देंगे, द ओल्ड वाइफ्स, ये इनका वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। और बाद में अब बात करते हैं आज के वीडियो की। यह था रिवीजन जो हमने पीछे पढ़ा है उस चीज का, पिछली क्लास का। और आज यूनिवर्सिटी बिट्स की बात करें तो ये देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो की मैंने बात की, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। कौन किस यूनिवर्सिटी से था याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉबर्ट ग्रीन की बात करें तो आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखने को। थॉमस नास की बात करें तो कैम्ब्रिज से, आप ईयर यहां लिखे हैं, क्रोनोलॉजी आ सकती है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थॉमस लॉज की बात करें ऑक्सफोर्ड से थे भाई। ग्रीन पीले की बात करें जॉर्ज पील, तो यहां ऑक्सफोर्ड के थे, और लिली की बात करें तो यहां ऑक्सफोर्ड के थे। तो ये याद रखिएगा, 3 ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के से, 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के से थे। आपको याद होना चाहिए, बहुत ही कम राइटर है ऐसे जो इनको ये अपने आप को यूनिवर्सिटी बिट्स बोलते थे। बहुत ही बुद्धिमान थे भी और मानते भी थे अपने आप को, भैया बुद्धिमान है तो मानेगा ही, सीधी सी बात है। हमारे विलियम शेक्सपियर भाई बुद्धिमान नहीं मानते थे अपने आप को, ये स्ट्रगल से बने हैं। इन्होंने अथाह स्ट्रगल किया जिंदगी में, और बहुत ही ज्यादा, मान के चलिए। और बेचारे खुद, मतलब आप मान सकते हो कि 18 साल से थे, 26 साल की लड़की से शादी कर ली थी इन्होंने। ये इनका बाद में मानते हैं कि ये शायद मिस्टेक थी मेरी। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था भाई साहब का, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, 23 अप्रैल को, और डेथ भी इनकी 23 अप्रैल को होती है, तो ये कॉमन बात याद रखेंगे। 64 में जन्म हुआ था, 16 में इनकी मृत्यु हो गई। 1616 में इनके पापा जॉन थे, जॉन शेक्सपियर, और ग्लोब मेकर का काम करते थे। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। मैरी ऑर्डन इनकी मां थी। क्लियर, ये वेल्दी फैमिली से आती थी इनकी मां, लेकिन इनके पापा थोड़ा सा अपने जैसे मिडिल फैमिली से थे, सबके जैसे नॉर्मली बात थी। लेकिन इनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो इसलिए बड़े महंगे स्कूल में शेक्सपियर को नहीं पढ़ा सकते थे। इसलिए शेक्सपियर ने, भैया बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे शुरू से ही, तो इन्होंने स्कॉलरशिप जीती थी। तो किंग्स न्यू स्कूल इन स्टेटफोर्ड में पढ़ाई की थी इन्होंने, लेकिन कुछ सालों तक ही पढ़ पाए, आगे ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। इनका जो शादी थी वो एने हैथवे से हो गई थी 82 में, और जबकि वो 18 साल के थे और वो 26 साल की थी हैथवे। उसके बाद इनकी जब शादी हो गई तो भाई जो मैरी एने थी वो ऑलरेडी मतलब प्रेग्नेंट थी, शादी से पहले उनके साथ रहती थी। वो थिएटर पे काम करते थे साथ में, क्योंकि उस टाइम स्ट्रगलिंग टाइप चल रहा था शेक्सपियर का। वो थिएटर पे, इंग्लैंड में थिएटर पे काम करते थे। उसके बाद इनकी पहली बच्ची हुई थी सुसेना, ध्यान देंगे, सुसेना पहली बच्ची थी जो 83 में हो गई थी। उसके बाद इनको 85 में 2 बच्चे हुए, जिसको ट्विन थे, वो दोनों जुड़वा थे, हेमनेट और जुडिथ।
आप याद रखेंगे इनको, सुसेना, हेमनेट और जुडिथ, 3 बच्चे थे शेक्सपियर के। इनमें से जो हेमनेट थे तो उनकी डेथ हो जाती है जब वो 11 साल के होते हैं तब। तो ये थी बेसिक जानकारी शेक्सपियर की फैमिली के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। ये आपको बेसिक पता होनी चाहिए क्योंकि शेक्सपियर बहुत बड़ा चेहरा है इंग्लिश लिटरेचर का, इसलिए मैंने ये चीजें बताई आपको। अब उनके बाद यदि बात करें जुडिथ की, तो जुडिथ को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ नहीं दिया था, हेमनेट मर गए थे, वाइफ को कुछ नहीं दिया था, केवल अपना जो बेड था, मैरिज बेड मतलब शादी के बाद जो बेड था उनका, वो उन्होंने अपनी वाइफ एने हैथवे के लिए रखा था। बाकी अपनी प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा या तो चैरिटी में या किसी को ऐसे दान दे दिया था या सुसेना के नाम कर दिया था। तो ये थोड़ा बेसिक जानकारी है शेक्सपियर के बारे में। भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां शेक्सपियर की एज को बांटा गया है 4 एजेस में, इन्होंने काम किया 4 पीरियड में। पहला पीरियड है अर्ली वर्क, ये भाई जब स्टार्टिंग किया वर्क तब, ये 6 साल के पीरियड को अर्ली पीरियड कहा गया। कुछ ईयर इनके लॉस्ट ईयर माने जाते हैं, जब मतलब वो अंडरग्राउंड थे, पता ही नहीं था शेक्सपियर कहां है। उसके बाद इन्होंने इसमें काफी काम लिखे। मिडिल पीरियड, ये आप याद रखेंगे 5 साल का मिडिल पीरियड है, 6 साल ये, 5 साल ये। उसके बाद मेजर ट्रेजेडीज, अब मेन ट्रेजेडी आ गई, जैसे हेमलेट है, बाकी ट्रेजेडी है, ये आ गई। ये 1600 से 1608 तक, यानी कि 8 साल का ये टाइम पीरियड रहा। उसके बाद रोमांसेस एंड फाइन प्लेज आ गए और ये 8 से 13 तक चले, और ये लगभग आप मान चले कि 5 साल का ये टाइम पीरियड रहा। तो पूरी जो राइटिंग थी उनका, तो 11 ये हो गए और ये 13 ये हो गए, यानी कि लगभग 24 साल इन्होंने ये मतलब काम किया राइटिंग में। कहते हैं कि शुरू में 4 से 5 पॉइंट उनको मिला करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, जैसे जैसे वो फेमस हुए, तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई थी हर प्ले की, और 1 साल में 2 वो वर्क लिखा करते थे, ऐसा माना जाता है। 2 वर्क या कभी कभी 3, 2 तो मतलब लिखने होते थे, कभी कभी 3 भी वर्क किसी साल लिखा करते थे वो। तो उस टाइम के बहुत बड़े राइटर थे। शुरू में उनको जीविका चलाना मुश्किल हुआ, कब तक, 1600 तक। उसके बाद उन्होंने अपना एक थिएटर खोल दिया था जिसका नाम रखा द ग्लोब थिएटर। द ग्लोब थिएटर 1599 में द ग्लोब थिएटर इन्होंने खोला था, उसमें उनकी शेयरिंग थी। उसके बाद उन्होंने बिजनेस में भी हाथ आजमाया, प्रॉपर्टी खरीदी और बहुत सारा पैसा सेव किया, ये माना जाता है। बाकी जो जितने भी यूनिवर्सिटी बिट्स थे वो केवल एंजॉय करते थे, पार्टीज करते थे, लेकिन उनमें से शेक्सपियर एक ऐसे थे जो सेविंग भी करते थे और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते थे, जैसे प्रॉपर्टी में हो गया या गोल्ड में हो गया। आगे हम बात करते हैं इनके ये वर्क है जिनको मैं आप बता दूं, जो आपको पढ़ने हैं, जिनको आपको वीडियो देखने हैं, वो कौन कौन से वर्क है। इनमें देखिए, एक तो कॉमेडी ऑफ एरर आप लोग पढ़ सकते हो, ये टू जनरल ऑफ वेरोना, ये 2 वर्क ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है इस वाले पीरियड में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, द कॉमेडी ऑफ एरर जो कि 94 में लिखा, और द टू जनरल ऑफ वेरोना जो भी इसी में ही लिखा, इसी साल लगभग लिखा था। क्लियर हुआ? दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको देखना ही देखना है, बाकी आपको याद रखने हैं। क्रोनोलॉजी आ सकती है, तो क्रोनोलॉजी तो आपको याद रखनी है। मैंने डेट लिख दी है, सभी की टाइम पीरियड लिख दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, कुछ भी करो, लड़ो भिड़ो, लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन याद होने चाहिए। आगे देखिए, आगे भैया, आगे रोमियो एंड जूलियट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखना। उसके बाद किंग जॉन, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर इनमें से क्वेश्चन पूछा सकता है। मच अडो अबाउट नथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और एज यू लाइक इट और 12 नाइट, ये इनमें से 4-5 वर्क इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड के, इनको लिख लेना, ठीक है। इनको लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके वीडियो रोक के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमियो जूलियट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ लाइनें आ सकती है, ये करेक्टर आ सकता है या कुछ नहीं है। 2 फैमिलियों की लड़ाई है, ये रोमियो अलग फैमिली से, जूलियट अलग फैमिली से आपस में प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली वाले नहीं मानते हैं कि इनकी शादी हो, तो भागाभागी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। पहले मतलब रोमियो, ऐसा लगता है कि रोमियो मर गया, तो जूलियट सोचती है कि मैं भी मर जाऊंगी, फिर जूलियट मर गई, इस तरह का वो पूरी आप स्टोरी सुन लेना, मैं लेके आऊंगा वीडियो इसके ऊपर। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जूलियट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। अब इसमें एक लाइन है अट टू ब्रूटल, अट टू ब्रूट्स, तो ये ज्यादातर पूछी जाती है, किस उसकी लाइन है, किस वर्क की लाइन है और किसने किसको कही है।
हेमलेट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेजेडी है, ध्यान रखेंगे। ट्रोइलस एंड क्रिस्डा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, आप देख सकते हो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, एंटोनियन लियोपेट्रा है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। 5 ये और 1 ये आप लोग हल्का हल्का देख लेना। कम से कम सभी के आपको प्रोटेगनिस्ट पता होने चाहिए, सभी के आपको पता होने चाहिए कि इसमें क्या थीम रही इस वर्क की, कौन कौन से मेन कैरेक्टर है, इतना याद रख लेना, हल्का सा देख लेना। वीडियोस पे मैं भी लेके आऊंगा, अभी फिलहाल आपके ऑलरेडी डले हुए वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, और इनकी समरी भी देख सकते हो थोड़ी हल्की सी हिंदी में। चैट जीपीटी की आप काफी मदद ले सकते हो जब भी कोई दिक्कत आती है। आगे देखो, आगे इनमें से जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो विनर्स टेल, ये इंपॉर्टेंट, टेम्पेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्पेस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। और उसके बाद 2 नोबल्स किंग्समैन, ये इनके साथ कंप्लीट किया, फ्लेचर के साथ, फ्लेचर के साथ इसको कंप्लीट किया है। ये शेक्सपियर के वर्क है ओवरऑल। ये मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट वर्क जिनको आपको पढ़ना है, जिनके आपको कैरेक्टर पता होने चाहिए। देखो ठीक है, मैंने बाकी क्रोनोलॉजी आपको बता ही दी है, यूनिवर्सिटी बेट्स बता दिए, शेक्सपियर के बारे में जो जितने भी वर्क है क्रोनोलॉजी ऑर्डर कर लेके आया था मैं क्रोनोलॉजी में, आपको सारे देख लेना। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो। आगे हम बात करें तो कुछ लाइनें हैं, जो कुछ ऐसे फैक्ट्स है, वर्क है जो आपको याद रखने। थिएटर, पहला थिएटर कब खुला था? 1576 में, ये ध्यान रखना, इसका नाम था द थिएटर। और 99 में 1599 में आपको दूसरा थिएटर, दूसरा मतलब तीसरा थिएटर था वो जिसका नाम था ग्लोब, जिसमें शेक्सपियर की पार्टनरशिप थी। और ये 78 में बात करें हम तो लिली का ये वर्क आया था, हाँ लिली का वर्क आया था। और ये एनाटॉमी ऑफ विट, ये भी इनका वर्क आया था, और इनको कंसेप्ट भी दिया था एक यूफिसिज्म। अब आगे बात करते हैं, ये 80 में सर फिलिप सिडनी का वर्क आया था, आर्सेडिया, ये आप देख लेना। 90 में आपको ये देखने को मिलता है ए पेस्टोरल रोमांस, हाँ पेस्टोरल रोमांस। और 86 में सर फिलिप सिडनी का एस्टोफेल एंड स्टेला, ये वर्क आया था। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो का 87 में टम्बरलिन आया था, ट्रेजेडी है ये बहुत, द टम्बरलिन द ग्रेट, ये ट्रेजेडी है, इसको तो पढ़ना है आपको। और इनका एक और वर्क है डॉक्टर फॉस्टेस, वो पढ़ना है आपको। और लिली का एंडिमियन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ सकते हैं, कॉमेडी है ये। क्लियर हुआ? तो ये आपको वर्क पढ़ना ही है, मैंने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है, इनमें से क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। एडमंड स्पेंसर का फेरी क्यून का दूसरा पार्ट आ गया था, ये दूसरा पार्ट है। उसके बाद 92 में, 90 में पहला पार्ट आया था, 95 में दूसरा पार्ट आया था, 96 में। और 92 में थॉमस जो किड थे उनकी स्पेनिश ट्रेजेडी आई थी, ध्यान देंगे, जिसको आगे चल के रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से भी जाना गया। तो ये इसका जो डेट है वो 19, इन्होंने लिखना पहले शुरू कर दिया था 87 के आसपास, लेकिन कंप्लीट हुई है 92 में। क्लियर हुआ? उसके बाद 92 में ही रॉबर्ट ग्रीन का जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, यह आया था फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे। उसके बाद 93 में क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टिस, ये याद रखना, डॉक्टर फॉस्टिस कई बार आ जाता है, कौन से सन में पब्लिश हुआ था। तो उसके बाद 96 में एडमंड स्पेंसर का फेरी क्यून दूसरा